रात के 12 बज गए थे। मेंटल हॉस्पिटल के रूम में एक सिस्टर रात के शिफ्ट का राउंड ले रही थी। राउंड लेते लेते वो रूम नंबर 1 के पास आकर पहुंच गई। सिस्टर ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बेड पर 22 साल की एक खूबसूरत सी लड़की दीवार को एक टक देख धीमी आवाज में कुछ फुसफुसा रही थी। उसे देख सिस्टर को थोड़ा अजीब लग रहा था। कमरे के अंदर जाने के लिए उसके पैर जैसे मना कर रहे थे। उस मेंटल हॉस्पिटल में ऐसे कई सारे अजीब पेशेंट्स थे और मानसिक बीमारी वाले पेशेंट्स का ऐसे बर्ताव करना काफी आम बात है। और वह एक सिस्टर थी तो उसके लिए तो यह रोज का ही काम था। लेकिन उस सिस्टर का उस मेंटल हॉस्पिटल में आज पहला दिन था। रात का सन्नाटा और अचानक से आती हवा के कारण होने वाली दस्तक उस खौफनाक मंजर में और भी डर पैदा कर रही थी। अंदर जाऊं या नहीं, इस गहरी सोच में वह पड़ गई थी। मैं थोड़ी सी हिम्मत कर उस सिस्टर ने अपना एक पैर अंदर बढ़ाया ही था कि तभी अचानक से वह लड़की जोर से हंसने लग गई और अजीबोगरीब हरकतें करने लग गई। उसका मुंह दीवार की तरफ था। उसने अचानक से अपनी गर्दन उल्टी घुमाई। सिस्टर के पसीने छूट गए। उसके पैर मानो वही जम गए। अपने कांपते हुए हाथों से कमरे का दरवाजा बंद कर सिस्टर दूसरे से सर को आवाज लगाते हुए रिसेप्शन की तरफ दौड़ी। सुनीता सिस्टर, सुनीता सिस्टर। दौड़ते हुए सिस्टर रिसेप्शन पर पहुंच जाती है। रिसेप्शन पर एक सिस्टर किसी से फोन पर बात कर रही थी। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वह बिल्कुल ठीक है, हम उसका अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। इतना कहकर सुनीता सिस्टर फोन रख देती है और उस दूसरी सिस्टर को देखकर कहती है, क्या हुआ रचना सिस्टर, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तब रचना सिस्टर जो कुछ हुआ था वह सब सुनीता सिस्टर को बताती है। लेकिन आप किससे बात कर रही थी? अरे वही रूम नंबर 1 में जो लड़की है ना, उसी की माँ का फोन था। बेचारी रोज रात को फोन करके उसके बारे में पूछती है। कुछ ही महीनों पहले उसे यहाँ भर्ती करके चले गए। तब रचना सिस्टर जिज्ञासा भरी नजरों से सुनीता सिस्टर को देख पूछती है, आखिर हुआ क्या है उसके साथ? उसकी हालत कैसी हो गई? दिखने में तो काफी खूबसूरत है वह। हाँ, ऐसी हालत बस दोनों ही हालात में हो सकती है, जब कोई किसी से पागलों की तरह प्यार करे और वह उसे ना मिले, या फिर तब जब उस पर किसी रूह का साया हो। यह सुन रचना सिस्टर हैरान हो जाती है और कहती है, तो इसके साथ क्या हुआ? अफसोस दोनों मतलब। तब सुनीता सिस्टर उसे कामिनी के बारे में बताने लग जाती है। कामिनी 22 साल की हो चुकी थी। वह इंजीनियरिंग के आखिरी साल में पढ़ रही थी। पूरे कॉलेज में कामिनी से खूबसूरत लड़की और कोई भी नहीं थी। कॉलेज के सारे लड़के कामिनी के पीछे पागल थे। लेकिन कामिनी ने अपने सपनों के राजकुमार की एक अलग ही कहानी बनाई थी। वह मन ही मन रोज उसके जिंदगी में आने वाले राजकुमार के सपने सजाती थी कामिनी, और उसके सपनों की दुनिया असल जिंदगी से काफी अलग थी। कामिनी अक्सर खुद से ही बातें करती और कभी-कभी जोर से हंसती। उसको देख उसके माँ और पापा बहुत परेशान थे। उनकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है और अब उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा। और उन्होंने कई सारे रिश्ते भी कामिनी के लिए लाए, लेकिन कामिनी हर रिश्ते के लिए मना कर देती, यह कहकर कि वो लड़का उसके सपनों के राजकु जैसा नहीं है जैसा उसने सोचा है। काफी सारे रिश्तों को बार बार मना करने के कारण कामिनी के लिए रिश्ते आने अब बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे। इस बात से कामिनी के माँ और पापा बहुत परेशान थे, लेकिन कामिनी इस बात से बिल्कुल अनजान अपने ही सपनों की दुनिया में मगन थी। रात का समय था। रात के लगभग 2:30 बजे थे, लेकिन कामिनी अभी भी जाग रही थी। उसके कम की बत्ती अभी भी जल रही थी। कामिनी अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे खिड़की से बाहर देखे अकेले ही मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसे अक्सर डायरी लिखने की आदत थी। उस डायरी में उसने अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में सब कुछ लिखा था। वह
डायरी कामिनी के दिल के बहुत करीब थी, इतनी कि कामिनी की जान उसमें बस गई थी। वह मुस्कुराते हुए उस डायरी में कुछ लिख रही थी। नैन की यह हरकतें उसके माँ और पापा के लिए कुछ नई नहीं थी, इसलिए वह इस बात की तरफ ज्यादा गौर नहीं करते थे। अगले दिन कामिनी कॉलेज जाती है। आज कामिनी का 22वां जन्मदिन था। वह आज अपनी डायरी भी साथ ले आई थी। कामिनी के दोस्तों ने कामिनी का जन्मदिन काफी बढ़िया से मनाया। उसके ग्रुप में कामिनी की सबसे अच्छी दोस्त निशा और अभी कुछ महीने पहले ही दोस्ती हुए नए दोस्त ईशान और जतिन थे। दोनों मनी मन कामिनी को पसंद करते थे, लेकिन यह बात दोनों ने अभी तक कामिनी से नहीं कही थी और ना ही एक दूसरे से। उस दिन कामिनी कॉलेज की लाइब्रेरी में अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी और तभी अचानक उसे अपनी माँ का फोन आया। वह जल्दी जल्दी अपनी डायरी वहीं भूल गई। जतिन ने वह डायरी उठा ली और किसी का ध्यान नहीं है यह देखते हुए वह डायरी फटाक से अपने बैग में डाल ली। घर आ जतिन ने कामिनी की डायरी पढ़ना शुरू किया। जतिन एक एक पन्ना पढ़ता जा रहा था। वैसे वैसे उसके माथे पर एक शिकन सा आ रही थी और उसकी आंखों में एक अलग ही भाव दिख रहा था। रात के लगभग 1 बज गए थे। जतिन ने वो डायरी पूरी पढ़ ली और चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए वह डायरी को टेबल के साइड पर रखकर सो गया। उधर कामिनी के कमरे की बत्ती अभी भी जल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आज कामिनी बहुत परेशान थी। उसका कमरा पूरा बिखरा पड़ा था और वह पागलों की तरह अपनी डायरी ढूंढ रही थी। कमरे से आती आवाजों के कारण उसकी माँ की नींद खुल गई और वह कामिनी के कमरे के पास आ गई और उसके कमरे के दरवाजे पे ठक ठक की और पूछा, कामिनी कामिनी तू ठीक तो है ना? पर कामिनी का कोई जवाब नहीं आया। उसकी माँ ने उसे फिर से आवाज लगाई, कामिनी बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, मैं ठीक हूँ बेटा, बहुत रात हो गई है, सो जा। इतना कहकर उसकी माँ सोने के लिए चली गई। इधर कामिनी को रोना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है, जिसमें उसने अपने सारे सपने संजोए थे। अपनी आंखें पूछते हुए कामिनी ने कमरे की बत्ती बुझा दी और वह सो गई। काफी मशक्कत के बाद उसकी आंख लग गई। अगली सुबह कामिनी कॉलेज आई थी, लेकिन वह बहुत उदास लग रही थी। उसे उदास देख निशा ने उससे पूछा, क्या हुआ कामिनी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? निशा, मेरी वह डायरी तुम्हें याद है जिसमें मैं अपनी सारी बातें लिखती थी, वह कहीं खो गई, मुझे नहीं मिल रही। ईशान वही खड़ा था। उतने में जतिन वहां आ जाता है। जतिन को देख कामिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जतिन ने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे कामिनी ने डायरी में लिखा था। जतिन को देख कामिनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। एक तरफ उसे डायरी खोने का गम था, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने सपनों का लाइफ पार्टनर मिलने की खुशी भी हो रही थी। जतिन ने आके कामिनी को शादी के लिए प्रपोज किया और जतिन की तरफ आकर्षित हुई कामिनी ने उसे हाँ कर दी। कामिनी और जतिन दोनों बहुत खुश हो गए, लेकिन ईशान के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसका तो मानो दिल ही टूट गया था, लेकिन वह वहीं चुपचाप खड़ा सब देखता रहा। दिन बदन जतिन के प्यार का जुनून बढ़ता चला गया। वह कामिनी के प्यार के लिए पागल होने वाली हरकतें करने लगा। वह किसी को कामिनी के पास आने नहीं देता था, यहाँ तक कि उसने निशा को भी कामिनी से दूर कर दिया। एक दिन तो हद हो गई, जतिन ने ईशान के साथ मारपीट कर दी। कामिनी के प्यार के लिए अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। कभी अपने पूरे शरीर पर कामिनी का नाम खून से लिखता तो कभी अपने खून से लिखे लव लेटर्स कामिनी को भेजता। कामिनी को भी अब जतिन के ऐसे बर्ताव से डर लगने लगा था। एक दिन कामिनी जब जतिन के घर गई तो कामिनी को वहां उसकी डायरी मिल गई। अपनी डायरी को जतिन के कमरे में देख कामिनी हक्की बक्की रह गई थी। साथ ही में टेबल के ड्रॉर में कुछ लव लेटर्स और लड़कियों की
कुछ तस्वीरें भी मिली। कामिनी वो देख ही रही थी कि तभी वहां पर 3035 साल का एक आदमी आ गया। उसे ऐसा अचानक देख कामिनी थोड़ी डर गई। तब वह आदमी बोला, अरे बेटा डरो नहीं, मेरा नाम किशोर है, मैं जतिन का चाचा हूँ। मैं अपने काम के सिलसिले में बेंगलोर में रहता हूँ, हर हफ्ते यहाँ आ जाता हूँ जतिन का हालचाल पूछने। उस बेचारे का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं। उसके माँ बाप की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से उसके दिमाग पर एक गहरा असर पड़ा है। कितने ही दिनों से वह मानसिक बीमारी से लड़ रहा है। यह सुन कामिनी शॉक हो जाती है और कहती है, क्या कहा मानसिक बीमारी? तब जतिन के चाचा कहते हैं, हाँ, मानसिक बीमारी। उसे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर एक एंटीक खूबसूरत चीज उसके पास हो, इसलिए वह सारी एंटीक खूबसूरत चीज इकट्ठा करता है और अपने घर में सजा के रखता है। यह देखो, पूरा घर ऐसी ही चीजों से भरा पड़ा है। कामिनी इधर उधर अपनी नजर घुमा है तो उसे घर में बहुत सारी ऐसी एंटीक और खूबसूरत चीजें दिखाई देती है। कामिनी उन चीजों को देख ही रही थी कि तभी वह चाचा जी आगे कहते हैं, वह भावनाएं नहीं समझता, बस बाहरी खूबसूरती की ओर आकर्षित हो जाता है और वो चीज अगर खराब हो जाए या सरत हो जाए तो उसका नामो निशान मिटा देता है। जतिन के चाचा की बातें सुनकर कामिनी अंदर से पूरी तरह हिल चुकी थी। कामिनी डोवर में पड़े फोटो चाचा जी को दिखाते हुए पूछती है, और यह तस्वीरें किसकी है? तब वह चाचा कहते हैं, बेटा यह जतिन की पहली गर्लफ्रेंड की तस्वीरें हैं। इन सब से मैं बस एक ही बार मिला हूँ। हर बार मुझे उसके साथ कोई नई लड़की दिखाई देती थी। पता नहीं उनका क्या हुआ, वह कहाँ गई? मैंने कभी उससे ज्यादा पूछा ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने जतिन से ऐसी कोई भी बात करने से मना किया था जिससे उसे गुस्सा आ जाए। नहीं तो वह गुस्से में आकर कुछ भी कर सकता है। कामिनी उन तस्वीरों को देख रही थी। हालांकि उन सभी तस्वीरों में एक बात कॉमन थी कि उन तस्वीरों में से वह सारी लड़कियां बेहद खूबसूरत थी। उस डोर में एक फोटो और भी थी जो उल्टी कर रखी थी। कामिनी ने अपने कांपते हुए हाथों से वह तस्वीर उठाई और देखने लगी। वह तस्वीर देख कामिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि उसकी खुद की थी। अपनी तस्वीर को उस डोर में देख कामिनी के शरीर के मानो रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे अब सारी बातें कामिनी के समझ आ रही थी। कामिनी से अब वह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कामिनी भागते हुए अपने घर आई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर एक कोने में बैठ गई। वह जोर से चीखना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। तभी सामने पड़ा उसका फोन बजने लगता है। जतिन का फोन आ रहा था। 101 रिंग होने के बाद भी कामिनी ने फोन नहीं उठाया। कामिनी के अंदर अब वह हिम्मत ही नहीं थी कि वह उससे बात करें। कई दिन बीत गए। कामिनी कॉलेज नहीं गई और ना ही किसी से मिली और ना ही किसी से कोई बात की। बस अपने कमरे का दरवाजा बंद कर अकेली अपनी डायरी को देखती बैठती रही। आज पहली बार उसे अपनी डायरी से नफरत होने लगी थी। उसी दिन अखबार के पहले पन्ने पर एक न्यूज आई थी कि एक लड़की के प्यार में निराश होकर एक लड़के ने अपनी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। उस न्यूज के साइड में जतिन की तस्वीर छपी हुई थी। वो देख कामिनी पूरी तरीके से शॉक हो गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से पूरी ताकत ही चली गई। कामिनी ने अब कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। दिन भर बस अपने कमरे में बैठकर दीवारों को देख धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा आती रहती थी, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। हर जगह कामिनी को बस तीन की रूह दिखाई देती थी और वह उसे हंसते हुए कहता था, कामिनी मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।
तुम सिर्फ मेरी हो। सुनीता सिस्टर की बातें सुनकर रचना सिस्टर हैरान हो गई थी। रात का वह सन्नाटा और वह खौफनाक किस्सा रचना सिस्टर के दिल में डर पैदा कर रहा था। उतने में हॉस्पिटल की सारी लाइट्स बंद चालू होना शुरू हो गई और अचानक से हॉस्पिटल की सारी बिजली चली गई। रचना सिस्टर अब काफी डर गई थी। उसने डरते हुए अपना मोबाइल निकाला और अपने मोबाइल की टॉर्च शुरू की और सुनीता सिस्टर को आवाज देने लगी, सुनीता सिस्टर आप यही है ना। लेकिन सुनीता सिस्टर का कोई जवाब नहीं आया। उतने में रचना सिस्टर को टेबल की साइड पर रखा एक पेपर नोट मिला। नोट में लिखा था कि रचना, मुझे एक इमरजेंसी की वजह से कहीं दूर जाना पड़ रहा है। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए यह मैसेज रख रही हूँ। मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ। यह पढ़कर रचना सिस्टर को ऐसा लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर से किसी ने उसकी जान ही निकाल दी हो। अपनी डर भरी निगाहों से रचना सिस्टर इधर उधर देख रही थी। तभी अचानक एक कोने में उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। वह जतिन की रोह थी जो अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लिए रचना सिस्टर को देखकर कहता है, ऐसे तुम भी काफी खूबसूरत हो और खूबसूरत चीजों पर बस मेरा हक हंसी है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। सपनों की दुनिया और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है, इतना कि कभी कभी वह जिंदगी और मौत की हदें भी पार कर देता है। यह आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।